सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ मेरी को एंकर अलीना इलियास हैं और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर। प्रोग्राम का बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ जो है वो हम एक ऐलान से करते हैं। आपको वो ऐलान सुनवाते हैं जो आज गुजरांवाला की सड़कों पर रक्षों पर किया गया और सारी पुलिस बिल्कुल एक अफरा तफरी का आलम था, किसी को ढूंढ रहे थे। ये ज़रा ऐलान आप सुनिए, फिर उसके बाद ऐलान के बाद जो कुछ होता है या होगा फिर उस पर बात करते हैं। जर्मन शेपर्ड कुत्ता कमिश्नर गुजरांवाला जनाब जुल्फ़िकार घुम्मन साहब, बड़ा प्यारा कुत्ता, बड़ा लाडला कुत्ता, जिसकी जो पता नहीं क्या कुछ खाता होगा और इतना प्यार था उससे कि वो गुम हो गया, कोई ले गया कहीं, वो हो सकता है चहलकदमी के लिए कहीं निकल गया हो और उसके बाद वापस नहीं आया। तो कमिश्नर साहब को बड़ी फ़िक्र लाहक हुई और फिर उन्होंने ये ऐलान करवाया। घुम्मन साहब, उनकी आज सारा दिन पूरा मीडिया वो चलाता रहा। मैं तो सोच रहा था, क्योंकि एक घुम्मन है जो मेरा दोस्त है, बड़ा प्यारा वो बंदा है। अब मुझे ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि ये कहीं आपस में रिश्तेदार ना हो, जुल्फ़िकार घुम्मन साहब और वो हमारे दोस्त घुम्मन साहब। आज उन्होंने मुझे आज भी बड़े प्यार तपाक से मिले वो। लेकिन ये मैंने ऐलान, आपको ये बड़ा फ़नी सा लगता है, लेकिन ये बड़ी एक दर्द वाली बात है। तो अगर आप इसको सोचें कि क्या कुछ नहीं होता हमारे माशरे में। कभी आपने इस तरह पुलिस वालों को, इंतज़ामिया को, आम आदमी के लिए इतना बेचैन और परेशान देखा आपने? कभी मैंने नहीं देखा ऐसे। और रिक्शों पे ऐलान हो रहे हैं, पुलिस वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लगाए गए हैं। इससे पहले भी एक वाक़या ऐसा हो चुका है, वो जाती उम्रा का वाक़या है। मोर, उसको कोई बिल्ला खा गया था, तो फिर उसको सज़ा देने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की तब हुकूमत थी और वो फिर पता नहीं कितने 100 पुलिस वाले, उन्होंने जाती उम्रा के इर्द गिर्द जो भी दरख्त थे, जो भी जंगल थे, वो कोना कोना छान मारा उस बिल्ले के लिए कि उसमें इतनी हिम्मत कि वो मियाँ साहब के मोर पर हमला करे और उसको खा जाए या उसको नुकसान पहुँचाए। और एक्सक्यूज़ मी, ये कमिश्नर गुजरांवाला साहब का हमने देखा। आम आदमी की कोई यहाँ पर फरियाद नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। मर जाए, कत्ल हो जाए, जल जाए, कोई किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन अगर हम ये बातें करें तो जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको ये बातें पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि आप पता नहीं ये फ़जूल बातें कर रहे हैं, क्यों ये बातें कर रहे हैं। मैंने ये ऐलान इसलिए चलता रहा आज भी मीडिया पर, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा सुना होगा। लेकिन ये इस मौके पर दोबारा इसको हमने ये जो चलाई है फुटेज, और ये दिखाने का मकसद ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो तरबियत की जाती है, वो तरबियत आवाम की खिदमत, उसका नस्बुल ऐन नहीं होता, उसका मकसद नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बरतानिया की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कह रही हैं। जब यहाँ पर 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया जो था, जब इंडिया डिवाइड हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो उसके बाद कई हज़ार जो ब्यूरोक्रेट्स जो हिंदुस्तान में कंट्रोल करते थे, जब वापस उनको बरतानिया बुलाया गया तो एक बड़ा सवाल था कि अब ये क्या करें। तो बरतानिया की पार्लियामेंट में ये बहस हुई और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उस बहस में ये कहा गया, ये बात डिस्कस की गई कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनकी तरबियत ग़ुलामों को, एक ग़ुलाम कौम को डील करने के लिए की गई थी। तो यहाँ आज़ाद मुआशरे में, जहाँ एक वेलफेयर स्टेट की बात होती है, जहाँ पर इंसानों को इज़्ज़त देने की बात होती है, इस ब्यूरोक्रेसी को आप काम पर नहीं लगा सकते। तो नाज़रीन, वो जो हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स थे जो यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने ग़ुलाम बना के रखा, 100 साल यहाँ पर हुकूमत की, हर तरह का जुल्म व तशद्दुद किया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग
एक कौम को ग़ुलामों की हैसियत से ट्रीट करने के लिए की गई थी, बरतानिया में उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे के उनको फारिग कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप किसी मुहज़्ज़ब कौम की ब्यूरोक्रेसी बने। हम आज किस चीज़ को फॉलो करते हैं? हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है? हमारे यहाँ तो 1800 का लॉ है जिसके ज़रिए बात की जाती है, और वहाँ पर आज भी एकेडमीज़ में जो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उनको ये बावर किया जाता है कि आप एक सुपीरियर रेस हैं, चाहे कोई पुलिस ग्रुप है, चाहे कोई डीएमजी ग्रुप है, चाहे कोई अकाउंट्स ग्रुप है, चाहे कोई इनकम टैक्स ग्रुप है, कोई कस्टम्स ग्रुप है, वो सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस कौम पर हुकूमत करने के लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है, ये इस कौम को आप गुलामों की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो जो सेंस थी वो तब्दील नहीं हुई। ये वो वजह है कि कोई भी अवामी से अवामी हुक्मरान भी इन ब्यूरोक्रेट्स को इस बात पर मायल या मजबूर नहीं कर सका कि वो कौम की खिदमत करें, वो अवाम की खिदमत करें, और उनका काम खिदमत है। और वो जो वर्ड है सिविल सर्वेंट्स, उसके मायने समझें, ऐसा कुछ नहीं है कतई तौर पर। ना ये सिविल सर्वेंट हैं, ना इनकी ट्रेनिंग सिविल सर्विस के लिए की जाती है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो की जाती है हुक्मरानी के लिए। और आज ये जो कमिश्नर साहब जुल्फ़िकार घुम्मन साहब अच्छे आदमी होंगे, मैं उनको नहीं जानता, वो को अकेले, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। आप यकीन करें कि ये सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पेट्स, इनके नौकर, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़, ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, जिस तरह तबकात में हमारे इस सोसाइटी को बांट दिया गया, ये पाकिस्तान का अलमिया है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर जिन लोगों के ज़िम्मे जो काम है उसके लिए वो ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड किसी और काम के लिए हैं, वो ट्रेंड ग़ुलाम बनाने के लिए हैं, ग़ुलामों को मार कर उनको चलाने के लिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि ये इम्प्रूव हो जाएगा और ये बस कौम जो है ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। राना ताहिर साहब, आप मुझे बताइए, ये ऐलान और ये सब जिस सोच की गामाजी करता है, मुझे तो ऐसा लगा हम आज भी 100 साल पहले के उस ब्रिटिश राज में यहाँ पे रह रहे हैं, और ये जो साहब बहादुर हैं, इनके कुत्ते, इनके पेट्स, इनकी तरजीहात, ये सब रिसोर्सेज इन्हीं पर है। मुझे ये याद है कि मार्गरेट थैचर के जो हस्बैंड थे वो कहीं सहरा में गुम हो गए थे, तो उनकी तलाश के लिए ये एक बड़ा इशू था वहाँ पर बरतानिया के न्यूज़पेपर्स में कि क्योंकि वो सरकारी कोई अहलकार नहीं है, मिस्टर मार्क थैचर उनके साहबजादे थे या उनके हस्बैंड थे, तो उनको ढूंढने के लिए, उनकी सर्च के लिए क्या आप बरतानिया के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं जो वहाँ की कौम के टैक्स पेयर्स मनी है। एक बड़ा इशू था वहाँ पर, यानी उनके हस्बैंड के लिए या बेटे के लिए। यहाँ पे एक कुत्ते के लिए, या आप देखें वो रक्षे पे ऐलान हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा। राना साहब, समी साहब देखें, ये बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है जो आपने अभी बताई। मसला ये है कि कमिश्नर साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं पूरे गुजरांवाला डिवीज़न के आवाम के और बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात करने के लिए। लेकिन वहाँ तमाशा क्या हुआ है आज, इससे देखें उस सोच की अक्कासी होती है कि हमारे ये लोग जो हैं, हमारे ये अफसरान जो हैं, जिनको देखें, एक तो जो इनको बंगले दिए गए हैं समी साहब, कमिश्नर हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस, वो कई एकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। मुहित जगह जो कई कनालें और ये वो बनू के वहाँ पे भैंसें रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। तो ये कुत्ता जो है इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई? गुजरांवाला में कत्लो गारत के वाक़यात भी होते हैं। आज भी गुजरांवाला डिवीज़न में कत्ल के वाक़या हुआ, लेकिन कमिश्नर साहब को किसकी फ़िक्र है? कुत्ते की। और कुछ चैनल बता रहे हैं कि कुत्ते की मालियत पता नहीं 5 लाख रुपए। तो समी साहब, ये जो अभी तक हुकूमत की तरफ से इस मसले पर खामोशी है, ये एक पूरा मजाक है, इस मुआशरे के साथ मजाक है। इस मुआशरे का तमस्सर उड़ा रहे हैं वो कमिश्नर साहब के ऐलान हो रहे हैं। वो देखें, वो ऐलान भी सरकारी खर्च पर हो रहे होंगे, या वो बेचारा गरीब रक्शे वाला जो है उसके पेट्रोल पर
डाका डाला गया होगा कि उसको ना कोई पैसा दे रहे होंगे पुलिस वाले और कमेटी वाले, और उससे उसके ऊपर लाउड से इसी तरह कहीं से लाउड स्पीकर उठाया होगा साउंड सर्विस वाले से। तो समी साहब, एक कुत्ते के लिए आपने कितने लोगों को मुतासर किया, कहाँ वो वाक़या आपने अब देखें। कभी यहाँ हवा की बेटियां जो हैं उनके साथ इस यहाँ पे जुल्म के वाक़यात होते हैं। मैं अभी इसी वाक़े का जिक्र करने लगा हूँ, ये नूर मुकद्दम के वाक़े का। मैं आपको एक अभी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आवाज़ भी है, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि जो मुल्ज़म है नूर मुकद्दम को जिसने कत्ल किया, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर केस इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो कोई जहनी मरीज़ था और उसने कत्ल उससे हो गया, अब वो इंसैनिटी है, उस पर उसको छोड़ दिया जाए। तो मैं आपको एक अभी वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको आवाज़ें भी आ रही हैं। वो जब उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं तो वो किस तरह से जो पुलिस वाले उसको घेरे में लेके उसको बचा के ले जा रहे हैं और फिर किस तरीके से उसकी वेलफेयर का उन्हें एहसास है। ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो इंतज़ामिया बनाई गई है, जो ट्रेंड होती है और हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी जाती है, ये कोई आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार नहीं होती। इनका काम सिर्फ़ अपने जो इंटरेस्ट जहाँ पर इनका होता है उसको इन्होंने बचाना होता है, उसको आगे लेके चलना होता है, और आम आदमी की मुश्किल का इन्हें ना कोई एहसास है, ना ही ये एहसास करेंगे। ज़रा देखिए जो नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला वो जो सफ़ाक कातिल है, जब उसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है तो आवाज़ें क्या आ रही हैं, किसको कहा जा रहा है कि आराम से भैया, आराम से, एहतियात से, तो आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। देखिए और सुनिए ज़रा। ज़ाहिर आराम से, आराम से, ज़ाहिर आराम से। बहुत ख्याल है उनकी वेलफेयर का होना भी चाहिए। अलीना, कुछ कहेंगी आप? सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसके अलावा मैंने इसकी और भी फुटेजेस देखी हैं जब इसको पेश किया जा रहा था अदालत में, और इसका जिस तरह का एटीट्यूड था और जिस तरीके से, जैसे कि आपने दिखाया भी है, जिस तरीके से पुलिस इसको लेकर जा रही है और आराम से कह रही है। बहुत से लोग जो इसे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इसको जो पुलिस की तहवील में रखा गया उसका एक मकसद ये है कि इसको बड़े सही तरीके से, आराम से, सुकून से ये वहाँ पर रहे और कोई और चीज़ ना इसके साथ प्रोटेक्शन में एक तरह की। और जहाँ तक आप इससे पहले स्टोरी की बात कर रहे थे ना, वो जो ब्यूरोक्रेट वाली स्टोरी थी, देखिए सर, हमारे यहाँ पर एक सोच है, एक माफिया है जो एक सोच रखती है। फवाद हसन फवाद साहब देख लें, आहा चीमा साहब देख लें, इनका बैंक बैलेंस देख लें आपके सामने। और जब अगर आप आहा चीमा साहब या फवाद हसन फवाद साहब में किसी भी XYZ ब्यूरोक्रेट जो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके खिलाफ कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो एक पूरा ग्रुप सामने आ जाता है जो प्रोटेस्ट करता है। सो ये एक चीज़ है, एक सोच है जो चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मैंने, आपने और राना ताहिर साहब ने भी बहुत सी स्टोरीज़ की हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनको MNA या MPA बुलाता है तो वो आगे से कहते हैं जी मैं तो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ, मैं तो आपके पास नहीं आ सकता आपके किसी प्रोटोकॉल की वजह से, तो उन्हें OSD बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, लेकिन जिन जिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करें, डेफिनेटली उनको आशीर्वाद होती है उन पॉलिटिशियंस की। किसी का भी कमिश्नर तक पहुंचना ऐसे तो नहीं होता, एक पॉलिटिकल प्रॉपर तरीके से उनकी बैकिंग होती है, फिर वो जाके कमिश्नर बनते हैं, उनकी सिलेक्शंस होती हैं, उनकी लॉबीज होती हैं, वो एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक नेक्सस है जिसका हिस्सा ये कमिश्नर साहब भी हैं और एक सोच है। अब आपने देखा पॉलिटिशियंस में भी कितने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कुत्ते रखे, मुशर्रफ साहब के कुत्ते इतने डिस्कस हुए, इमरान खान साहब के कुत्ते इतने डिस्कस हुए। सो ये एक सोच है सर, सिंपल, बड़े लोग बड़ी बातें। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे, आ जाते हैं। पॉलिटिक्स भी हमारी इसी तरह फॉल्ट उसकी लाइंस हैं। अगर सही हो सियासत, सही हो निज़ाम, सही हो हुक्मरानी करने वाले, तो ये सारे मामला तब्दील हो जाएं और इनकी ट्रेनिंग भी ठीक हो, और जो ग़ुलामों को ट्रेनिंग देने वाली, ग़ुलामों को कंट्रोल करने वाली ब्यूरोक्रेसी है वो इंसानों के साथ काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी बन जाए। वाकई वो सिविल सर्विस प्रोवाइड करे, अगर या पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करें ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं। कश्मीर का इलेक्शन मैं ना मानूँ, राजा फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ नून लीग के कायदीन भी थे। बड़ा एक उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देंगे और ये कश्मीर काज और ये और वो, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जहाँ हिट होती है आज उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में उनको हिट किया। और पिछले 2-3 साल से वो यही कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, इस बात से कतई नज़र कि इसका किसी नेशनल इशू पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान के इदारों की को बदनामी नेकनामी का वो कोई उनको फ़िक्र नहीं और वो बात करते हैं। लेकिन मैं जो तजादात हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, जिस रात वो इलेक्शन हार रहे थे, उस दिन तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा 4 बजे तक कि हमें कोई शिकायत नहीं और बिल्कुल सारा प्रोसेस ठीक है।
खुद ये बोल पर उन्होंने कहा, जियो पर उन्होंने कहा, कोई मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं है। रात को वो फरमाते हैं कि ये जो कश्मीर का इलेक्शन हम हारे हैं वो इसलिए कि क्योंकि इस्लामाबाद में PTI की गवर्नमेंट है और कश्मीरी एक मखसूस जहनीत, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि ज़रा फ़ारूक हैदर साहब जो फरमा रहे थे वो आप खुद सुन लें, कश्मीर वाले भी सुन लें जी। यानी आपने सुना वो कह रहे हैं कि कश्मीर जो है एक गुलामाना सोच है, यहाँ पर सिख हुकूमत करते रहे, अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे, फ़लाँ हुकूमत करते रहे, तो जो हुकूमत करता है ये उसी के साथ हो जाते हैं। जो ये कहा जाता है अमूमी, आप सियासतदानों को सुनते होंगे कि जी जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है पिछले 70 साल में वही हुकूमत कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। तो रात को उन्होंने ग़ुलाम कहा अपनी ही कौम को। बड़ा अफसोस वाली बात है, हम ये नहीं समझते कि कश्मीरी ग़ुलाम है। गयूर कौम है, बहादुर कौम है। पिछले 150 साल से जो उन पर ज़बरदस्ती जो हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं वो उसके ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। और हम सल्यूट पेश करते हैं कश्मीर को, उन कश्मीरी अवाम को, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है चाहे आज़ाद कश्मीर में है, कि उन्होंने कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनके दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जब वो शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। लेकिन आज क्या कह रहे हैं जनाब फ़ारूक हैदर साहब? उनके साथ शायद खाकान अब्बासी बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ और बैठे हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कि जी मैं पता नहीं क्या करूँगा, तहरीक चलाऊँगा, बेनकाब करूँगा। सुनिए ज़रा। अब ये कल कह रहे थे ग़ुलाम है, ये कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल कोई किसी तरह का मामला ख़राब नहीं हुआ। आज फरमा रहे हैं कि जी मैं अब एक्सपोज़ करूँगा, इमरान को एक्सपोज़ करूँगा। शायद खाकान अब्बासी ज़रा इससे भी दो हाथ आगे हैं। वो नून लीग को लोगों ने रिजेक्ट किया वहाँ पर, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा ने, दूसरे कायदीन ने जो वहाँ पर फ़ौज को गाली निकाली जाके, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गाली, बजाय इसके कि आप मोदी को एक्सपोज़ करें, बजाय इसके कि आप जो हिंदू एट्रॉसिटीज़ हैं उसको एक्सपोज़ उसका बताएं, मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो कौम को बताएं, दुनिया को बताएं, एक हों, मैसेज भरपूर तरीके से दें। ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए, वो शायद खाकान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं। राना साहब ये इलेक्शन हारे हैं और अब ये कह रहे हैं कि दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। मैं एक छोटा सा वाक़या एक मेरे साथ पेश आया। हमारे एक अजीज़ थे, वो बहुत अरसा पहले बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस सिटी में वो चेयरमैनशिप के उम्मीदवार थे। तो एक साहब ने मेरे सामने उनसे पूछा कि बताइए क्या सूरत हाल रही, पोलिंग कंप्लीट हो गई? तो उन्होंने कहा कि जी क्या मैं देख के आया हूँ, जिस चेहरे पर भी शराफत थी, जिस चेहरे पर भी कोई खुदा का खौफ नज़र आ रहा था, वो मलक साहब के साथ इधर खड़ा था। और जिस पर कोई लानत थी, जिस पर कोई जलालत थी जिस चेहरे पर, वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, लाइन की दूसरी पार। तो ये मुझे वैसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब इलेक्शन अगर शफाफ होते तो हम जीत जाते, और ये जो हारे हैं ये तो कश्मीर का कोई नुकसान पहुँचा। समी साहब देखिए, मैं आपको पहले तो मैं गुजारिश ये करूँ कि वो जो किस्म के शर्मनाक अल्फाज राजा फ़ारूक हैदर ने बहादुर और गयूर कश्मीरियों के बारे में इस्तेमाल किए, ये राजा फ़ारूक हैदर को डूब मरना चाहिए। इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कश्मीरी कौम से। लेकिन अगर मर गया डूब के तो माफ़ी कैसे मांगेंगे? दो काम इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। ये समी साहब शर्म से डूब मरे। बात यह है कि ये राजा फ़ारूक हैदर ने उस कौम को जिसने कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है, रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उन्हीं से वोट मांगते हैं। सही बात है। समी साहब 5 साल तक इन्होंने वहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी मुजफ्फराबाद में और इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में, और उन्हीं के पैसे पर कश्मीरियों ने इनको इलेक्शन में वोट दिए या नवाज शरीफ ने दिलवाए। उस वक्त भी धांधली की थी पाकिस्तान की हुकूमत ने जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और ये मुंतखब हुए थे। और ये शायद खाकान अब्बासी साहब ये आज नई मंतक बयान फरमा रहे हैं, ये इन्होंने तो हमें पता ही नहीं था। मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बाद में ये जो इल्ज़ामात हैं अब उसके बाद तहरीक चलाने की बात हो रही है। PDM जिसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, जिसमें 9, 10, 11 जमातें शामिल थी, वो पाकिस्तान में तहरीक नहीं चला सके। अब अकेली नून लीग ये कह रही है, राजा फ़ारूक हैदर ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। लगता ऐसा है कि उनको भी पता है कि तहरीक नहीं चलेगी, लेकिन कश्मीर के नाम पर जब वो बात करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया, भारतीय मीडिया इसको उठाएगा, एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ़ पहुँचेगी। कश्मीर काज को तकलीफ़ पहुँचे ना पहुँचे ये उनका कंसर्न नहीं है।
इंटरनेशनल मीडिया उठाएगा, भारत उठाएगा, खुश होगा, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला होगा। प्रॉबेबली दिस इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़। मज़ीद हम इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत की बात हो रही है और जो आज नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ बैठे हुए थे और ये कहा गया कि पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहरीक चलाई जाएगी कि ये धांधली है और ये कश्मीरी जो यहाँ पर गवर्नमेंट है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही कश्मीर के लोगों को और इससे कश्मीर काज को नुकसान होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि यही कायदीन PDM के प्लेटफॉर्म से, जहाँ इन्हें 9 दूसरी जमातों की हमायत हासिल थी, जिनमें पीपल्स पार्टी शामिल है, ANP शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, ये पाकिस्तान में किसी तरह का कोई एहतजाज, बड़ा एहतजाज करने में कामयाब नहीं हुई। तो अब अकेली मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने के बाद पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में क्या तहरीक चलाएगी, तो ये बात समझ में आती है कि उनको भी पता है कि कोई ऐसी तहरीक नहीं होगी जिससे कोई वो लाखों हज़ारों लोगों को सड़कों पे ले आएँ, जिससे हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जब आप कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर में धांधली की बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर में लोगों के हकूक़ ना देने की बात करेंगे, तो भारत के लिए, मोदी के लिए यकीनन इसमें आसानियाँ होंगी। वो ये कहने की पोजीशन में आएंगे कि आप हमसे क्या कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, आप अपने कश्मीर को तो देखें, वहाँ पर तो आप लोगों को हक नहीं दे रहे, वहाँ पर तो आज़ादी के लिए, वहाँ पर तो लोग अपने हकूक़ के लिए तहरीक चला रहे हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि सब कुछ जो नून लीग प्लान कर रही है, जो वो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो का जो बज़ाहिर एक बयानिया है, जिसमें कैमोफ्लेज उन्होंने किया हुआ है, बेसिकली पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ जो वो जहर उगलते हैं, जो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। लगता ये है कि अब ये उसकी कोई नई शेप है। और मुझे प्रोफेसर गनी जावेद याद आ रहे हैं, जो पिछले जुमे मुझसे कह रहे थे कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे लगे हुए हैं कि जिसमें पाकिस्तान की को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की कोई जो चलेगी मूव, जिसमें एक बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हो सकते हैं। तो राना साहब, कश्मीर का इंतहाई सेंसिटिव इशू, उस पर इंतहाई ये एक ऐसा रवैया, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा प्लान जिसका बराह रास्त फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है भारत को होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा, कश्मीर को जो लोग ग़ुलाम रखना चाहते हैं उनको होगा। तो ये तो एक फिर वही एजेंडा है जिस पर नून लीग चल निकली है। अब तो एक्सपोज हो गई है, अब तो बिल्ला थैले से बाहर आ गया। बिल्कुल समी साहब, आपने सही कहा कि ये सारा कुछ जो कुछ भी आज शाहिद खाकान अब्बासी ने मुजफ्फराबाद में बैठकर कहा, इससे फ़ायदा किसको पहुँचेगा? भारत को। कौन इसको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़? भारत। अब आप देखें कि शिकस्त हुई है नून लीग को। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नया फतवा दिया कि वहाँ जमहूरियत को शिकस्त हो गई, यानी नाम है जमहूरियत नून लीग का। और दूसरा, उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि पीपल्स पार्टी को 11 नशस्तें क्यों मिल गई। अब बात यह है। और फिर एक और साहब फरमा रहे थे कि जी देखें, वो पॉपुलर वोट में तो पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, नून लीग दूसरे नंबर पर है, लेकिन सीटों के हिसाब से पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। ये कैसे हो गया जी? मैथमेटिक्स को देखें, ये भी जहालत की इंतहा है कि भाई दुनिया जहान में होता है जहां असम्बलियों की नशस्तों की बात होती है, नशस्तें गिनी जाती हैं, पॉपुलर वोट को नहीं देखा जाता। तो समी साहब, बात यह है कि ये एजेंडा जो था, वो जो सिलसिला शुरू हुआ था ना, मोदी से लेकर अपना उसकी घर बुलाने के बाद फिर आगे ले जाना, और वो सारा इनका ड्रामा भारत के हवाले से, डॉन लीक्स, और ये इंतहा तक ले गया आज शाहिद खाकान अब्बासी मुजफ्फराबाद जाकर अपने उस एजेंडे को। अब मसला ये है कि कश्मीर में वोटर नहीं निकला नून लीग का, उन्होंने नून लीग के बयानिए को रिजेक्ट किया। इन्होंने क्या कश्मीर पर बात की? बिलावल ने समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने वहाँ पे कश्मीर में जाकर, ये तो इनकी मोदी के इनके घर आने का हवाला तो दिया, मोदी के यारों का तो हवाला दिया, लेकिन उसने जाकर कश्मीरियों के हकूक़ की बात की, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई मनफी गुफ्तगू नहीं की। बल्कि यहाँ तक है कि जो पीपल्स पार्टी में बाज़ लोग थे जो बड़े जोशीले बनते थे,
मेरी इत्तला के मुताबिक बिलावल साहब ने उनको भी कहा कि भाई आप ज़रा ना ये पिछला 1 महीना रज़ा रब्बानी साहब और फ़रतुल्लाह बाबर जैसे लोग जो थे उनको भी उन्होंने कोई ख़ास मीडिया पर नहीं आने दिया। तो ये उनकी तयशुदा पॉलिसी थी पीपल्स पार्टी की। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने चचा को बंद कर दिया लाहौर में। अच्छा, इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अलीना, ज़रा आप भी इस पर मुझे कमेंट कीजिएगा कि नून लीग जो थी उसको एक शिकस्त की वजह ये थी कि उस पर जो तनकीद हो रही थी उसमें एक तो पीटीआई के कायदीन बात कर रहे थे जो मोदी को उन्होंने बुलाया अपने उस शादी में, साड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ एक्सचेंज किया, और फिर उसके बाद वहाँ पर मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं की। एक तो तहरीक इंसाफ नून लीग को आड़े हाथों ले रही थी, दूसरा जो बिलावल भुट्टो भी मोदी का यार नवाज़ शरीफ के हवाले से जो बात हो रही थी, उनकी गुफ्तगू में भी मोदी के साथ जो ताल्लुकात थे इनके नून लीग के, उसको वो हाईलाइट कर रहे थे। तो 3 बड़ी जमातें जो है वो जलसों में मुसलसल जो बात कर रही थी, जो कश्मीरियों के जहनों में और कानों में पड़ रही थी, उनमें जो ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ साहब का और उनकी जमात का मोदी के साथ था, भारत के साथ था, वो एक्सपोज हो रहा था। तो कश्मीर में भारत के साथ जो ताल्लुक़ है उसको तो वो एक ज़ाती जंग समझते हैं, क्योंकि कश्मीरी बटे हुए हैं, आधी फैमिलीज़ उधर हैं, आधी फैमिलीज़ इस साइड पे हैं, आपस में मिल नहीं सकते और एक दूसरों के जनाजे में नहीं जा सकते, और एक इंतहाई इस हवाले से उनके दिल दुखे हुए हैं और वो खून के आंसू रोते हैं जब भी किसी कश्मीरी से बात होती है। तो इस चीज़ ने भी तो नून लीग के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें उनका जो वोट बैंक है वो मज़ीद श्रिंक हुआ और वो इलेक्शन हारे। सर ये एक फैक्टर हो सकता है। देखिए, अगर सिर्फ इसमें हम नून लीग की बात नहीं कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब की जमात को लिया जाए तो शुरू में जब वो आए, अभी भी अगर ऑफ एंड ऑन हम देखें तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके से मोदी से बात हो जाए। वो फिर टेलीफोन भी करते हैं, टेलीफोन भी नहीं उठाए जाते, फिर खतों किताबत भी होती है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पर बात टेलीफोन तो अब नहीं करते, वो पहले किया था। ये भी सिर्फ साड़ियाँ भी तब आई थी ना सर, वो साड़ियाँ भी तो तब आई थी, आम भी तब आई थी। आज भी जब मरियम गई है वहाँ पर उन्होंने कोई मोदी के बारे में तो बात ही नहीं की सर मोस्टली, बल्कि वो तो कहती हैं कि देखें नवाज शरीफ था, जब वो फोन करता था मोदी फोन उठाता था, इसका तो फोन नहीं उठाता। फिर वो ये कहते हैं नून लीग वाले बाइडन ने फोन नहीं किया, नवाज शरीफ को फोन आते थे। क्योंकि जब आपको ट्रैक टू डिप्लोमेसी का पता चलता है तो वो शायद ये बात इसलिए कहते हैं कि आप इस वक्त जिस वज़ीर-ए-आज़म को लाए हैं उसके जरिए अगर आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी करना चाहते हैं तो वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं होगी। अगर आपने करनी है तो वो नवाज शरीफ साहब के जरिए ही होगी। शायद वो इस तरफ सौदा हम ही कर सकते हैं, शायद वो ये बात करती हैं। और अगर वो ये बात करती हैं तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि आपने पहले आगाज़ किया, आपने जो सवाल किया उसमें यही था कि डेफिनेटली मोदी की बात हो जाए, भारत की बात हो जाए, कश्मीर की बात हो जाए तो जो हमारे आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो इस मामले में बड़े हसास हैं। तो मरियम नवाज साहबा को वहाँ पर जो भी बात करनी चाहिए थी, आई एग्री विद यू, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए थी। और जहाँ पर तहरीक की बात की जा रही है ना समी साहब, देखें इस वक्त जो फारूक हैदर में ये आज कहा फारूक हैदर साहब ने, ज़बान भी बड़ी गंदी इस्तेमाल की वज़ीरों के बारे में, और वो बहरहाल उनका अपना एक वो है चुन लग रहा है। नहीं वो मैं उस पर तो मैं जो प्रोग्राम के अगले हिस्से में मेरा आपसे सवाल ये होगा, मैं वो करना चाहता हूँ वो सवाल उससे कि ये जो टुन चुन गए ग्रुप, ये क्या मतलब है इसका, बड़ा ये इस्तेमाल की जाती है ये बात, ये सारी की सारी। लेकिन अभी जो आप अलीना जो बात कर रही हैं, मोदी को बुरा भला कहने की बजाय वो पाकिस्तान को बुरा भला कहा, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म को बुरा भला कहा। अब कहते हैं कि कश्मीरियों को हकूक़ नहीं मिले, हम इसके लिए कैंपेन चलाएंगे। तो क्या इसका मतलब है? सो बेसिकली इस वक्त जो पूरी कैंपेन थी नून लीग की, जो वो बयानियाँ लेकर चल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि बेसिकली जो रेफरेंडम वाली बात की है इमरान खान साहब ने, उसका जो एक रीज़न है वो ये रीज़न है कि वो शायद कश्मीर को सूबा बनाना चाहते हैं। तो उनका ये वज़ीर-ए-आज़म ने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि ये सूबे की बात कहाँ से आई, हम क्यों बनाएंगे सूबा। उनका तो ये है ही नहीं, कहने की बात ही नहीं जो है। अगर आप देखें मरियम नवाज साहबा को, तो वो पूरी कैंपेन में इस चीज़ को लेकर चल रही हैं कि हम कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, जो आप लोग फैसला लेंगे वही फैसला होगा। तो ये कहना है तो एहतजाज सूबा बनाने या ना बनाने पे नहीं है, अभी तो एहतजाज इस बात पे है कि जो हुकूमत है वो कहते हैं जी वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं। राना साहब, ये किधर जाएगी ये बात? समी साहब, ये वही है कि पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। जो पाकिस्तान में जिस तरह की तहरीक चलाई इन्होंने, वही तहरीक, ये तहरीक नहीं चला सकते। इलेक्शन वाले दिन लोग इनके लिए नहीं निकले तो तहरीक के लिए कहाँ से आएंगे? सिर्फ फ़र्क ये है, जो बात आपने कही है कि इनका भारत नवाज, मोदी नवाज एजेंडा जो मुस्लिम लीग नून और उसके नाम नहाद कायद नवाज शरीफ का है, वो आवाम के सामने आ गया है। वो एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आ गए हैं कि भाई वो किधर खड़े हैं। समी साहब, वो आपने जो बात की थी टाइमिंग के हवाले से, वो जो रा का एजेंट अफगानिस्तान का कौमी सलामती का मुशीर मिला नवाज शरीफ से,
वो बदबख्त जो पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की हर्जा सराई करता है। जिन दिनों कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, उस मौके पर नवाज शरीफ उससे मिले तो कश्मीरी अवाम नवाज शरीफ को वोट देंगे? इससे बड़ी जुल्म की बात, यानी कोई बंदा किसी, इससे बड़ी गाली कोई हो सकती थी जो उसने बकवास की भारत के अफगानिस्तान के वो नाम नेहाद मुशीर और तहरीक नहीं चले कि ये सिर्फ लोगों को चार्ज करते रहेंगे, क्योंकि आज बहुत से जो हुकूमती वुज़रा हैं और मौलाना फजल रहमान ने भी बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि बेसिकली नैब के हवाले से जो भी कवानीन और इस्लाहात लेकर आएंगे वो हम सब मिल बैठ कर देखेंगे, और उसमें हुकूमती वुज़रा भी शामिल थे। तो जो पार्लियामेंट्री सियासत की बात की जाती है, शहबाज शरीफ बैठ के वो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये जो बात है अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये आपस में मिलजुल कर भी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी पॉलिटिक्स का एक और पहलू भी है, अब हमें वो नज़र भी आ रहा है, अगली पहलू है बड़ा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का तयन होना है। और इस वक्त PTI के अंदर जो एक विलिफिकेशन कैंपेन का आगाज़ किया गया, मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया उस पर सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से जो एक कैंपेन चलाई जा रही है, और जो जिन लोगों से मैंने बात की तो एलिजिडली, जैसे आप कहते हैं रिपोर्टेडली, ये मुझे पता चला कि उसके डांडे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से मिलते हैं। वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, पूरे हरकत में आ चुके हैं, और जो पुराने सारे वो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपसे लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ, वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि किस तरह बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर को, सरदार तनवीर इलियास को सरमायादार कहा जा रहा है, नया कहा जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी हर्जा सराई की जा रही है। मैंने वो सोशल मीडिया पर देखा तो मैं हैरान रह गया। लेकिन ये सब कुछ अब ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, और मैं साथ ही राना साहब से पूछूंगा कि एक नाम जो इन्होंने भी लिया, टुन मुन चुन ग्रुप, ये टुन मुन चुन क्या चीज़ है और ये ग्रुप कौन सा है? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान होना है, और किसको बनाते हैं वज़ीर आज़म ये तो इमरान खान साहब को ही पता है, लेकिन कुछ लोगों का एक ख़्याल था कि शायद तनवीर इलियास साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए बड़े मौजू उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनका जो विज़न है वो जिस तरीके से सोचते हैं बिल्कुल वही वज़ीर आज़म भी उसी तरह सोचते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म की बात करते हैं, उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उनका बड़ा एक एक्सपीरियंस भी है पंजाब में बतौर चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, और फिर उसके बाद वो जो एडवाइज़र उनके रहे अभी भी हैं चीफ मिनिस्टर के, तो उनकी परफॉर्मेंस खासी मुतासर कुन रही। फिर ये जो इलेक्शन कैंपेन थी PTI की आज़ाद कश्मीर में, उसके भी वो डिप्टी कैंपेन मैनेजर थे और वो हर जगह मौजूद रहे। बड़ा एक उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनके हवाले से जो गुफ्तगू थी, तो वो उसमें उन्होंने एक डिलीवर किया। तो इस पर बहुत सारे जो पुराने गुर्गे हैं इसके आज़ाद कश्मीर में जो आए PTI में हैं, जिन बैरिस्टर सुल्तान साहब भी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो, और भी बहुत सारे लोग, तो वो हर आदमी के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन अब उसके लिए जो ये भी जमहूरियत में हम देखते हैं, अब एक विलिफिकेशन कैंपेन है। एक सरदार तनवीर इलियास को कोई कहता है जी ये उस्मान बुज़दार बन गया आज़ाद कश्मीर का, मरियम नवाज़ ने कहा कि ये ATM बन गए, और अब बैरिस्टर साहब जो हैं उनके करीबी साथी ये कहते हैं कि बैरिस्टर जो है वो बड़ा कारगर आदमी है, अगर उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो पुरानी पार्टी के साथ मिलके तो वो जनाब तहरीक इंसाफ को ही बाहर फेंक देगा, और इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं है कि बैरिस्टर सुल्तान क्या चीज़ है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह ज़ाती हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, कोई बंदा छोटा सा एक ट्वीट करता है तो अच्छा, ये मैं आपको यकीन से कह दूं कि ये कोई किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। ये जो लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर जो रिस्पांस कर रहे हैं तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़, जो कैंपेन चला रहे हैं और उनको एक ईवल बना के पेश कर रहे हैं, ये कोई 2-4 बंदों का काम नहीं। मिनट्स में जब आप यानी आधे घंटे में सैकड़ों की तादाद में आपको जवाब आए और फिर एक ही तरह के लोग हों जो बोल रहे हों, तो इसका मतलब होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई हाथ कार फरमाए, कोई बड़ी पार्टी कार फरमाए। तो राना साहब, ये अभी जो एक ये मैंने पढ़ा एक जगह पे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी पुरानी पार्टी से गठजोड़ जोड़ कर कर वज़ारत उज़्मा की कहानी को चला रहे हों, और फिर उनके साथ बहुत सारे लोग उन्होंने और उस पार्टी के लोग भी मिल गए हों।
कुछ लोग इदारों में भी शायद होते होंगे जो अपने दोस्तियाँ निभाते हैं और बाज़ औक़ात साइमल्टेनियसली 6-7 ऑप्शंस पर काम कर रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू से, ये क्योंकि ये जो कैंपेन है ये तो एक बड़ी भरपूर इस तरीके से, यानी एक पूरी प्री मेडिटेटेड एक प्लान्ड कैंपेन लग रही है सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ। हालांकि वो इलेक्शन जीती है पीटीआई और इमरान खान साहब ने पूरा एक रिदम बनाया वहाँ पर, और मैंने कभी भी तनवीर इलियास साहब के मुंह से ये नहीं सुना उनकी तकारीर में कि वो कोई वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार है। हमेशा उन्होंने ये कहा कि जो फैसला मेरे कायद का है, जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। शमी साहब देखें, बात यह है कि असल जो तकलीफ़ हुई है ना वहाँ पे लोगों को, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पुराने गुर्गे जो हैं वो नहीं समझते कि कोई साफ़ सुथरा आदमी जो है वो सियासत में आगे आकर वहाँ कश्मीर के लोगों के साथ जो ये हुकूमतें करती रही हैं वहाँ की, कि हुकूमत होती थी आज़ाद कश्मीर की, बैठे कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में हुक्मरान वहाँ के होते अभी भी ऐसा ही होता तो ये जो सिलसिला है इनको नज़र आ रहा है कि अगर तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बन गए तो वो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठकर वहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे और वहाँ हकीकी तब्दीली जो इमरान खान का विजन है वो नज़र आएगी। कश्मीर के लोगों की वेलफेयर के लिए काम होंगे। अभी देखें वो रावलाकोट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना रहे। अब मसला जो आपने अभी बात की ना बैरिस्टर साहब के, समी साहब, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का जो धड़ा है वो ये मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहा है। और ये देखें कि आप एक ओहदे के हसूल के लिए, इससे इनकी जहनीत की अक्कासी होती है कि किस कदर घटिया हद तक चले जाते हैं। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैरेक्टर असैसिनेशन का, कि बंदे को सोचना चाहिए कि भी मैं अपनी पार्टी, और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में सरदार तनवीर इलियास ने कैंपेन चलाई, जो आपने अभी जिक्र किया कि वो इंतखाबी मुहिम कमेटी के डिप्टी चेयरमैन थे और उन्होंने पूरे कश्मीर में पीटीआई को मुतहर्रिक किया। नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई में उनकी वजह से शामिल हुए। राना साहब, कैंपेन के दौरान भी मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, वो कैंपेन में के दौरान भी सरदार तनवीर इलियास को निशाना बना रहे थे। लेकिन तनवीर इलियास मीरपुर में भी, उधर भी, जहाँ पर भी बैरिस्टर सुल्तान की बात आती थी, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे। उनकी गुफ्तगू से मैंने बैरिस्टर साहब के हवाले से कभी कोई नाजेबा बात नहीं सुनी, कभी मैंने किसी को उन्हें इनकरेज करते हुए नहीं देखा कि आप ये इस चीज़ को चलाएं। उन्होंने हमेशा एक बात की कि ये कश्मीर है, हमें इसको बदलना है। इसकी जो 70-73 साल से जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है कश्मीरियों की, बड़ा जुल्म हो गया उनके साथ, बड़ी उन्होंने मार खा ली। गुर्बत दूर करनी है वहाँ पर, सबसे बड़ा वो ये, मैंने उनकी तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का एक ही मिशन है कि आज़ाद कश्मीर में गुर्बत को ख़त्म करना है और हमने ये इस काम में इमरान खान का हाथ बटाना है। यानी वो तो अपने आप को इमरान खान का सिपाही कहते हैं, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद और उनके साथियों ने जो आज कैंपेन चलाना शुरू किया है, जैसे ही वो इलेक्शन जीते हैं, ख़त्म हुआ है, ओ माय गॉड, वो ऐसी कहानियाँ शुरू कर दी गई हैं, ऐसी कहानियाँ, यानी सेंटोरस की पूरी वो एक फ़ोटो लगा के फिर उसके ऊपर वो एक जैसे फ़ोटोशॉप करके, मैं हैरान हो गया हूँ कि ये इतने जो रिसोर्सेज हैं, बजाय इसके कि उसको पॉजिटिवली कश्मीर काज को हाईलाइट करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता, ये नून लीग की तरह ये कर रहे हैं काम। मुझे सवाल मेरा ये है कि टुनमुन चुन जो है ना वो कल कर लेंगे उसका सवाल जवाब, लेकिन ये मेरा जो आपसे सवाल है ना एक, वो ये है कि ये मुझे बताइए कि पुरानी पार्टी से कोई गठजोड़ कर सकते हैं सुल्तान महमूद चौधरी साहब? बैरिस्टर सुल्तान से कोई बात भी जो है ना आप तवक्को कर सकते हैं, वो इस कदर इसमें खो गए हैं वजारत उज़्मा के लिए, वो इस हद तक गिर गए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब मुखालफिन पर आप देखें ना, सरदार तनवीर इलियास से क्या मुखालफत उनकी, वो उनके लिए भी वोट मांगते थे। सरदार तनवीर इलियास मीरपुर में भी बैरिस्टर के लिए वोट मांग रहे थे। बैरिस्टर साहब की एज बहुत ज़्यादा है, उनके मशागल इस तरह के हैं कि वो हर वक्त एक्टिव भी नहीं होते। अब वज़ारत उज़्मा उनको देनी और फिर कश्मीर और ये सारा मसला इतना डिसाइसिव, उसकी डेवलपमेंट, उसकी तरक्की, ये वो जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं, ये सब आजमाए हुए मोरे हैं, अपनी अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, ये माल बनाया इन सब लोगों ने, किसी ने भी कश्मीर के लिए कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किस तरीके से ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? या मेरी तो
अलीना, यू वांट टू ऐड टू एनीथिंग? सर बेसिकली देखिए, जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था ना, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। जब इमरान खान साहब ने बहुत सी जगहों पे उनका प्रेशर नहीं लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि बैरिस्टर साहब अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे तो इमरान खान साहब उसका प्रेशर लेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन ही ना लड़ते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म वही होना चाहिए जो डिलीवर करे, चाहे वो सरदार तनवीर साहब हो या XYZ कोई भी हो। लेकिन जिस तरीके से सरदार साहब के खिलाफ बड़ी एग्रेसिव कैंपेन जो मैंने देखी है मीडिया में, ये अब लगती है कि ये प्लान्ड है, ये आम बंदे की कैंपेन नहीं है। आई एग्री विद इट। कुछ चैनल्स तो बाकायदा तौर पर चीज़ें इस तरीके से कर रहे थे जैसे उनको अंदाजा था कि शायद ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और किसी ना किसी तरीके से इनके इमेज को हमने सबोताज करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुव्वतें जो इमरान का फेलियर चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि कोई ऐसा बंदा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ना बन सके जो उनके विजन को आगे ले जाए, जो कश्मीर में गुर्बत को ख़त्म करे, हेल्थ कार्ड को हर जगह ले जाए जैसा प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है। तो एक बड़े प्लान्ड तरीके से एक कैंपेन चला दी गई है तनवीर इलियास को नीचे गिराने और इंडिया को देखते हुए हमें बड़ा ख्याल रखना है इन चीज़ों का कि वहाँ का वज़ीर आज़म कौन होगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।